our guidance and visited many PSCs also. She is very dynamic and our HOD in GR Medical College Gwalior in PSM department. So she would guide us for this third wave and Delta virus, this of epidemic of this COVID virus. Thanks a lot. Yeah, Welcome, ma'am. welcome, ma'am. And we are very eager to listen from you about what the knowledge and what the trends going on. And it was in 1996 when I took first lecture from you when I was in 4th year MBBS in Gwalior. So that was the first experience of a dynamic lecture. Really, I still could remember, and so long after 22 years again, we'll be listening. So yes, ma'am, we can start. Yeah. Very good morning to all of you. First, I would like to thank the organizer of AEC, who has really placed me for this platform to talk to you in front of such a learned faculty and such senior persons. I am proud of you all, and with these wishes, I give my first aap sabko sadhuvaad, pranam, abhinandan, and all the best for giving me this platform. I'm very proud. Now, as desired by all of us, the topic given to me is Delta, the third wave and Delta virus. Third wave and Delta plus virus. Okay. सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ बहुत जरूरी से कहना चाहूंगी, हम सब ने ये वाली बात सुनी है कि एक रिप्रोडक्शन होता है और रिप्रोडक्शन हर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब में होता है और वहां से एक शब्द उत्पन्न होकर आता है म्यूटेशन, और ये म्यूटेशन 1000 गुना होता जाता है और इस म्यूटेशन की वजह से हमारा हर तरीके से वायरस में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो बात यहाँ से आती है कि ये म्यूटेशन हार्मलेस होता है या हार्मफुल होता है। कभी कभी हार्मलेस भी होता है और कभी कभी बहुत हार्मफुल होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन शुरू होता है, इसकी वजह से WHO ने ये कहा है, WHO इस पे ध्यान रखता है, इस म्यूटेशन पे ट्रैक रखता है, और WHO दो बातें कहता है, एक शब्द इस्तेमाल करता है वेरिएंस ऑफ इंटरेस्ट और एक इस्तेमाल करता है वेरिएंस ऑफ कंसर्न। तो जो पहला वर्ड है वेरिएंस ऑफ इंटरेस्ट, इसमें ट्रांसमिलेबिलिटी जो होती है वो कई देशों में हो गई, कई देशों में एक साथ और आसानी से फैल गया। लेकिन जो दूसरी चीज है इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ कंसर्न, जिसमें डिजीज तो फैलती है पर इसमें वैक्सीन इफेक्टिवनेस पे भी ज्यादा जोर दिया जाता है, डिजीज सीवियर होती है। अब एक बात बहुत हटकर आई, जब ये 2019 में ये कहानी शुरू हुई, या सबसे पहले आई शुड से दिसंबर में कहानी वुहान में हुई, तो कंट्रीज में के नाम पे नाम रखने की बात की तो WHO ने इसको रोका और इन्होंने कहा कंट्री स्पेसिफिक भाई मत करो, नहीं करो तो क्या करो। तो उन्होंने कहानी यहाँ से शुरू करी कि उनको 4 तरीके से नाम दिया, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब एक नई कहानी आ गई है डेल्टा प्लस, हम इसको अंडरस्टैंड अभी करेंगे। अल्फा शुरू हुई यूके से और यूके में बहुत ज्यादा केसेस आए। सबसे पहले जो भी बात आई तो उन्होंने अल्फा नाम दे दिया, क्योंकि WHO ने रोक लगा दी कि कंट्री को इस तरह से बदनाम मत करें। बीटा वेव आई साउथ अफ्रीका से, गामा आई ब्राजील से और डेल्टा आया इंडिया से। तो पहले इंडिया नाम दे दिया था, इंडिया वेरिएंट, पर हमारी कंट्री को क्यों ऐसा कहा जाए, मतलब इंडिया वेरिएंट शब्द क्यों यूज किया जाए, तो उन्होंने इस पे WHO मान गया, उन्होंने रिएक्शन दी और उन्होंने कहा इसको डेल्टा नाम दे दिया जाए। अब अगर हम अपने भारत की बात करें तो अक्टूबर 2020 से ये डेल्टा वेरिएंट का सेकेंड वेव आया। तो जब ये सेकेंड वेव आया तो 80 से ज्यादा देशों में फैला, और जब हमने इस बात की बात करी कि ये किसमें फैल सकता है, तो ये किसी देश की बुराई नहीं है, किसी देश की कमी नहीं है, ये तो चांस है कि किस देश में ज्यादा फैल गया, इट इज बाई चांस। तो जब बाई चांस की बात हुई तो इसकी ट्रांसमिबिलिटी बहुत हो गई। तो यह एक बात बहुत समझने की है कि डेल्टा वायरस
अल्फा से 60% ज्यादा ट्रांसमिट हुआ और अल्फा वायरस 50% ज्यादा ओरिजिनल वुहान वाले से। तो हम तब के सफर कर रहे हैं जो बात आई। पर एक और चीज यहाँ बहुत जरूरी है कि अगर रिसर्चेस इस चीज में हो रही है लगातार, तो हम हर समय अपनी परिस्थिति को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं किसी परिस्थिति को लेके कि ज्यादा डेडली है या नहीं। तो यूके में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक ज्यादा डेडली है, जिसमें हॉस्पिटलाइज बहुत ज्यादा हुए अल्फा वायरस वाले, बहुत जानलेवा हुए और कम टाइम में ज्यादा लोगों को फैल गए। मतलब दो गैप जो प्लेटफॉर्म्स है वो कम समय में डेथ रेट ज्यादा हो गई, मोर्टालिटी ज्यादा हो गई, हॉस्पिटल में एडमिशन ज्यादा हो गई। अब यदि ये बात बढ़ी कि डेथ रेट यदि बहुत ज्यादा हुई तो डेल्टा वेव का क्या करें। अब यहाँ एक पॉइंट समझने योग्य, हम अभी डेल्टा प्लस की भी बात करेंगे। तो डेल्टा वेव में ये कहा, यदि हमें शुरू की वेव की याद है तो हमने ये कहा था कि कोविड-19 के जो सिम्टम्स थे वो नॉर्मली सबसे पहले था लॉस ऑफ स्मेल और जनरल चीजें, लेकिन डेल्टा वेव में जो स्टडीज हुई यूके की, जो सेल्फ रिपोर्टेड हुई, उन्होंने इसके सिम्टम्स को कुछ अलग से बताया। तो क्या अलग से बताया? पहला बताया रनी नोज, दूसरा बताया हेडेक और तीसरा बताया सोर थ्रोट। अब परेशानी यहाँ ये हुई कि तीनों सिम्टम्स कॉमन कोल्ड से मिलते हैं। और एक चीज सुन के आप सरप्राइज करेंगे कि जो सिम्टम शुरू में वो 9 नंबर चला गया। मतलब ये कहानी इसलिए हट गई कि वो बाद में आ गया, सूंघने वाला स्मेल का अब कम हो गया डेल्टा स्मेल। ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन कुछ अनस्टेबल लिखा आ रहा है, एक मिनट हम देख रहे हैं। अब यदि हम ये वाली बात करें इसके प्रिपरेशन को लेके, तो यहाँ हमें ये बोलना है कि हमारे इस आज के विषय के 2 प्रमुख या 3 प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम जो हमारा कर्व बहुत ऊपर गया उसको फ्लैटन करें। फ्लैटन कैसे करेंगे? हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत करेंगे। दूसरी चीज हम ये भी देखें कि जो भी कैटेगरी के लोग हमारे पास अवेलेबल हैं कि जिस भी परिस्थिति में हमारे पास मरीज आता है उनको हम एक्सेसिबल कर पाए और उनको अप्रोप्रिएट केयर दे पाए, जिससे उनका जीवन बच पाए और मोर्टालिटी को कम कर दे, रिड्यूस द मोर्टालिटी। तो फिर बात यह आती है कि इसके लिए प्रिंसिपल्स क्या है। अभी हम वैक्सीन पे नहीं आ रहे, आते हैं इसके। तो प्रिंसिपल्स हमने फिर वही पुरानी बात करी जो हम पुराना पढ़ते आ रहे हैं, एसेंशियल केयर सबको मिल जाए। और जो हमने अपनी थर्ड वेव से जो भी लेसन सीखा, जो हमारी कमी थी या जो आने वाली थी, जो रह गई चीजें, उनको हम अपनी इम्प्रूव करें। तो यहाँ ये बातें हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धि के तरीकों में अपने आप को बहुत आगे स्थापित किया। अगर शुरू की बात करें तो पहले 1 लैब थी, 2 थी, 4 थी, हजारें, अब लाख में हमारी लैब्स पूरे कंट्री में हो गई। मतलब हमारा सारा देश इस चीज को आगे बढ़ावे में रुका है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा केयर करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोकथाम कर पाए और चीजें रोकने के लिए हम उनको सक्षम बना पाए। तो बात क्या आती है कि हमारी प्लानिंग में 2 चीजें हैं कि सारे स्वास्थ्य क्षेत्र से मदद लेनी है। तो सारा स्वास्थ्य क्षेत्र से मतलब क्या? सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, एक्सपर्ट्स, की कम्युनिटी वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लोगों को समन्वयता से एकजुट होकर इस चीज से लड़ना है। तो हमको किन चीजों की प्लान की जरूरत होगी? एक तो पेशेंट केयर अच्छी हो, और इलाज के लिए उपयोग में जो भी वस्तुएं हमको इस्तेमाल करनी है उनका लगातार सप्लाई बना रहे, कांस्टेंट, खत्म नहीं होनी चाहिए। यदि एक लॉट खत्म होता है तो दूसरा आ जाए, क्योंकि मरीज का भरोसा नहीं कितने आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे। हमारे अस्पताल, बिस्तर, एक्सपेंशन ऑफ ऑल दिस। और एक बात जो मैं बोलना चाह रही हूँ, टीकाकरण और उसके से इंपॉर्टेंट फैलने से बचाव और समुदाय को साथ में लेकर चलना। तो कोविड से बचने का हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना, निश्चितता, इसकी जानकारी होना और इसका अवेयरनेस होना, 2 बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि हम मास्क के बारे में बात कर रहे हैं। हमने भी अभी मास्क लगाया हुआ था, अभी हटाया, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम ठीक से नहीं बोल पाएंगे। तो पहला मास्क,
और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। ये आज भी और आगे भी हमको लगातार कंटिन्यू रखना है। अब रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो ये परिस्थिति हुई कोविड से बचने का व्यवहार में परिवर्तन। आमतौर पे ये व्यवहार मुश्किल था, लोगों ने किया, अलग अलग समुदाय के लोगों ने बहुत मदद करी, पुलिस आई, कमांडेंट्स बने, लोगों को रोक रहे हैं, चालान कर रहे हैं। हर परिस्थिति में इस चीज को लोगों ने तरह तरह से क्रियान्वित करने की संपूर्ण मदद करी, तभी हम आज इस लेवल पर आ पाए हैं। अब अगली चीज एक और आती है कि हमारे पास जब ये अल्फा बीटा गामा की बात करी, अक्टूबर 2020 में सेकेंड वेव आई और ये सेकेंड वेव 80 से ज्यादा देशों में फैल गई। जैसा मैंने फिर कहा कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बाय चांस है, किसी देश की गलती नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की गलती नहीं है, ये म्यूटेशन की कहानी है जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो जैसा हमने ये पहले भी, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यूके में जैसे एकदम डेथ्स ज्यादा हुई या परिस्थिति ज्यादा हुई, तो यदि वैक्सीन की बात करें, अब डेल्टा वेव इंडिया के लिए चिंता है या नहीं, या डेल्टा प्लस है कि नहीं, इस पे दो चीजें हैं। इंडिया ने ये कहा कि जो डेल्टा प्लस है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दी है, मतलब जरूरी है, लेकिन WHO ने इस बात के लिए अपनी रजामंदी इस चीज के लिए नहीं दी है। तो एक और बात सामने आई, ये जो डेल्टा प्लस है ये 60% ज्यादा तेजी से फैलता है, एक बात, और दूसरी एक बुरी बात है कि ये बहुत सारी मेडिसिन से रेजिस्टेंस है, हाईली रेजिस्टेंस है, पर रीजन नहीं पता क्योंकि रिसर्चेस नहीं हुई, या रिसर्चेस हो रही हैं तो अभी पाइपलाइन में है, तो अभी कह रहे हैं ट्रायल्स की बात चल रही है, परंतु इंडियन गवर्नमेंट ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो बता ही दिया है, मतलब हमको आगाह कर दिया है, हमारे कंट्री को आगाह कर दिया है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो दो बातें और आई, ICMR कह रहा है कि डेल्टा वेव, थर्ड वेव जो है आएगी, जल्दी आएगी, समय बताने में उन्होंने दो तीन बातें कही है जो बताती हूँ। WHO ने तो कंसर्न की भी बात नहीं कही है। अब एक और बात बताएं, ये जो थर्ड वेव आएगी इसके लिए कुछ 40 मेडिकल स्कूल्स ने, राउटर्स ने एक रिसर्च करके ये पता किया कि ये एक एपिडेमिक से दूसरे एपिडेमिक की परिस्थिति में 15 से 16 हफ्ते लगते हैं, और इस 15 से 16 हफ्ते लगने में ये बात निश्चितता सच हो गई है, इट इज इनएविटेबल कि वेव आएगी। लेकिन ये जो वेव आएगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर गुलेरिया का कहना ये है कि ये 6 हफ्ते में आ जाएगी, मतलब अक्टूबर 2021 में आ जाएगी। किंतु जो डॉक्टर NK अरोरा हैं, जो कि चीफ कोविड-19 के वर्किंग ग्रुप के हैं, उनका कहना है ये कि दिसंबर से पहले आएगी। अभी जुलाई है, तैयारी का वक्त है, अक्टूबर से दिसंबर हमको इस परिस्थिति से निपटने के लिए अपने आप को साबित करना है और सारी चीजों का इस्तेमाल कर, समन्वय कर अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है। अब एक और बात, ये सीवियरिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने ये कहा है ये इतनी सीवियर हो सकती है लेकिन कम हानिकारक क्यों हो सकती है, क्योंकि शायद हम तब तक अपना वैक्सीनेशन करा लें। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, यदि हम यूं बात करें, साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लें, तो उनका जो बीटा गामा, गलती से बोल गई, बीटा और डेल्टा, ये जो सेकेंड और थर्ड वेव थी ये इक्वली डेंजरस थी। क्यों थी? क्योंकि साउथ अफ्रीका की सरकार ने प्लानिंग नहीं करी और 5% से कम लोगों का टीकाकरण हुआ। 5% से कम लोगों का, मतलब कहीं ना कहीं उनकी कोई मिस्टेक रही। अगर हम यूं कहें, इजराइल की बात करें तो इजराइल ने 60%, उनकी सरकार ने एकदम बहुत अच्छा काम किया। तो दो बातें हुई, कम हॉस्पिटलाइजेशन हुए, कम डेथ हुई, वैक्सीनेशन अच्छा था। भारत पर आए, अभी हाल में भारत ने एक दिन में 8 मिलियन वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम किया है।
मतलब उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वैक्सीनेशन को इतनी तेज गति से लगाया कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा मेजर्स हो गए। हम वैक्सीनेशन पे डिटेल में आ रहे हैं। अब ये वाली बात है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सकेगा, थर्ड वेव उतनी कम असरदार होगी। तो एक और बात है, ऐसी परिस्थिति पता चली है कि हम दिसंबर के अंत तक वैक्सीनेशन संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। भारत की जनसंख्या ज्यादा है, मुश्किल है। अब एक और बात, अगर हम आखिरी में ये वाली बात करें, आखिरी से भी इस विषय को लेकर हैं कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे थर्ड वेव के लिए लॉन्ग टर्म में क्या करना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स को यूज करना है, तो सबसे पहली बात है हर स्थिति में वैक्सीन लगवाना। अब वैक्सीन रिलेटेड हम बात करते हैं। तो जैसा हमें पता है ये वायरस डेडली है, 1000 गुना म्यूटेशंस होते हैं। एडल्ट अगर पूरी तरह वैक्सीनेटेड है तो जो सिम्टम्स आएंगे बीमारी के वो कंपैरेटिवली कम आएंगे, और कंपैरेटिवली कम आएंगे तो हम मान के चलते हैं कि डेथ रेट कम होगी। किंतु अस्पतालों में उतनी बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स मरीज के लिए उपस्थित होनी चाहिए और हमारा सारा स्टाफ भी वहां पे मौजूद होना चाहिए। अब दो बातों पर आए कि वैक्सीन कौन सी और कितने हफ्तों में लगाई जाए। तो हम ये बात करें कि अगर हम भारत की बात करें तो ज्यादातर सब जगह शायद कोविशील्ड ही लगी है, जहां तक मुझे पता है। कोविशील्ड पे ये कहा गया कि ये 100% प्रोटेक्शन दे रही है, 100% प्रोटेक्शन, बट अगेंस्ट सीवियर डिजीज। हॉस्पिटलाइज कम हो रहे हैं, डेथ कम हो रही है, पर अगर इनका एनालिसिस किया जाए फेज 3 के अनुसार फर्स्ट डोज का, तो 70% लोग प्रिवेंट हो रहे हैं। मतलब एक वैक्सीन लगाने से 70% प्रिवेंशन हो रहा है बीमारी से बचने की। एक और बात आई, जो हर बार गाइडलाइंस चेंज हो रही है कोविड वैक्सीन से रिलेटेड लेकर। पहले उन्होंने ये कहा कि दूसरी वीक 12 हफ्ते के बाद लगाओ, आफ्टर 3 मंथ सेकेंड डोज। फिर कुछ स्टडीज ने ये प्रूव किया द मोर द ड्यूरेशन द बेटर इज द रिजल्ट फॉर द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो उन्होंने 16 हफ्ते की बात की, मतलब सेकेंड डोज 16 हफ्ते बाद लग जाए। तो उन्होंने इसका वो दिया 42 डेज से 56 डेज। अब रही बात कोवैक्सीन की भी 2 डोजेस लगना है, 4 वीक्स अपार्ट लगना है। वैक्सीन का इफेक्ट लेकिन एकदम नहीं आता है, 6 वीक्स के बाद आता है और 81% प्रोटेक्ट करता है। ये भारत भी की है। नाउ इसमें ड्यूरेशन उन्होंने दिया सेकेंड डोज का, जैसे 28 डेज टू 42 डेज। अब बात की आई कि वैक्सीन यदि लगी, यूएसए ने ये कहा, उन्होंने मतलब जो वैक्सीन लगाई अनइवन वैक्सीन अच्छे से नहीं हो पाए और इसीलिए एकदम उनके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो एक और चीज यहाँ आती है कि वैक्सीन किसको नहीं लगाना। देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, नो। फर्स्ट डोज कुछ लोगों में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कर देती है, एनाफाइलेक्सिस। हमारे कुछ अपने डॉक्टर्स भी इस सीवियर रिएक्शन से जिनकी मोर्टालिटी हुई है हमको पता है। हम ओपन नाम नहीं बोल रहे क्योंकि इट्स नॉट गुड। And we all know how does the death of our doctors who have sacrificed their life for working in the COVID-19 pandemic and then they lost their life. Arthritis, autoimmune disorders या कीमोथेरापी ले रहे हैं या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, वैक्सीन निश्चितता प्रोटेक्शन करेगी बट कम करेगी। तो यहाँ बात क्या आती है कि वो अपने आप का, स्वयं का, इंडिविजुअल का, अपने घर वालों के सदस्यों के साथ प्रोटेक्शन लेकर चले। तो क्या प्रोटेक्शन? सेल्फ वो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग। एक और चीज करें, यूजुअली घर में रहते रहते लोग थक गए हैं, they want to move out, they want to get a change, the children are tired of living at that same place। बाहर कूदना है, हमको भी मन है खेलने का, we also feel सुबह जाओ कॉलेज जाओ रात तक रुको और घर आ जाओ, you want to go out and have a change, but please think of that
avoid unnecessary going to mela, avoid unnecessary going to marriages where a group of people are there and you do not know who could transfer and you could get the disease. You know, safety is in your hands. Prevention you have done, but acquiring depends on your body resistance, what you do and how you do. You know your body best. So you could describe what are the things which would help you for a longevity of your life to prevent you from such a vast epidemic. Now, एक और बात वैक्सीन से रिलेटेड जो बोलना चाहेंगे कि माँ, जैसे कुछ सवाल ये पूछते हैं प्रेगनेंसी में लगाना है या नहीं, रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, प्रेगनेंसी में लगाना है, मेंस्ट्रुअल फीमेल को लगाना है, ब्रेस्ट फीडिंग में लगाना है। एक और चीज जो सामने आई है जो हमने कहा, असल में एक इसमें एक शब्द आ गया लाइसेंसिंग। तो जब लाइसेंसिंग की बात करी तो उन्होंने ये कहा 16 से 18 वर्ष के एडोलेसेंट बच्चों को लाइसेंसिंग हमारे यहाँ मिल गई है जो हम देना चाहते हैं। बट अभी भी इससे रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हैं। क्या भ्रांतियां हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से मतलब यहाँ हमारे ग्वालियर के आसपास जिलों में उन्होंने कहा पूरे गांव में अंदर ही नहीं आने दिया एंड दे सेड इट विल लीड टू इम्पोर्टेंसी, मत लगाओ। एक जने की डेथ हुई पर किसी और कारण से रही थी, इट वाज अ कार्डियोवास्कुलर डेथ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, बट दे डोंट अलाउ द पर्सन्स टू एंटर इनसाइड, नहीं लगाने दिया। नाउ वैक्सीन से क्या रिएक्शन होती है? तो यू ऑल नो जब हम फर्स्ट डोज लगाते हैं देयर मे बी लोकल रिएक्शन, लोकल पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। आप सबको ये पता होगा कि जब वैक्सीन लगाने की बात आई तो पहले उन्होंने राइट आर्म कहा, पर राइट आर्म गवर्नमेंट ने दिया, लेटर ऑन एक्चुअली राइट हैंड वाज द वर्किंग हैंड, तो जिन लोगों ने लेफ्ट हैंड भी उन्होंने प्रेफर कर दिया। मैंने तो पहले ही लेफ्ट हैंड लगवा लिया था कि मुझे तो लेफ्ट में ही लगवाना है, आई यूज माई लेफ्ट हैंड। नाउ फिर उन्होंने इस चीज को हटा दिया कि राइट में या लेफ्ट में, पर किसी में भी आप लगवा सकते हैं। तो लोकल रिएक्शन इज लाइक दैट, सिंपल पेन और देयर में बी रैशेस और देयर में बी स्वेलिंग, लेकिन ये फर्स्ट में होता है। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स लेटर ऑन सेकेंड वैक्सीन में जैसे होते हैं टायर्डनेस, हेडेक, मसल पेन, नॉशिया, फीवर और चिल्स। निश्चितः वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन हम सब ये कहना चाहते हैं कि हम इससे डरे नहीं। अगर हम डरेंगे तो वैक्सीन लगवाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब बात यहाँ ये आई कि कुछ और वैक्सीन है जो हमारे यहाँ नहीं है, या ये वैक्सीन कैसे बनती है। तो मैं यहाँ सिर्फ एक बेसिक चीज बताना चाहती हूँ कि वैक्सीन की प्रिपरेशन 3 प्रकार की है। एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो अपनी कोवैक्सीन है, एक दूसरी होती है वायरल वेक्टर वैक्सीन जो कोविशील्ड है। इस कोविशील्ड में क्या किया है कि ये जो चिंपांजी का एडिनो वायरस है उसका जेनेटिक कोड हटा दिया और हटा के उसके में इनोकुलेशन किया कोविड वाला, जिससे वैक्सीन डेवलप की गई। तो इसका नाम दिया वायरल वेक्टर वैक्सीन। जो अपनी स्पुतनिक है वो भी वायरल वेक्टर ने, पर चूंकि अपने देश में आई नहीं है इसलिए अपन उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तीसरी वैक्सीन है mRNA वैक्सीन या मेडिना वैक्सीन, ये फाइजर ने बनाई है, ये भी अपन को नहीं मिली है। इसमें क्या करते हैं, जब मैंने एक स्लाइड में स्ट्रक्चर बनाया था पर वो शेयर नहीं करी, कि जो इसका स्पाइक प्रोटीन है उसको निकालते हैं और mRNA को लेकर उसको ट्रांसफर करते हैं। हम सबको पता है कि mRNA सिंगल हेलिकल होता है और जो DNA होता है वो डबल हेलिकल होता है। तो जब म्यूटेशन की बात होती है, इसी की वजह से ये म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है। परिस्थिति मतलब चेंज ऑफ वायरस, चेंज ऑफ कंडीशन, ट्रांसमिलिटी, उसका इफेक्ट नहीं पता होता, उसको वो कैसे रिएक्ट करेगा ये नहीं पता होता, वो कैसे अपने आप को प्रस्तुत करके मरीज को किस मोड़ पे ले जाएगा नहीं पता। एक और बात, जैसे आपने सब देखी, जब कोविड-19 की वेव दिसंबर में फर्स्ट केस हुआ था, हमने 15 जुलाई हमने किस डे को फाउंडेशन डे बनाया, 16 जनवरी 2021 को फाउंडेशन डे मनाया। काय का? फर्स्ट डोज ऑफ फर्स्ट रोल आउट ऑफ वैक्सीन 16 जनवरी। मतलब भारत ने अगर तारीफे काबिल बात करी कि इतनी जल्दी 20 में होने के बाद भी इतना कठिन प्रोसेस होके लैब स्टैब्लिश करके वैक्सीन बना दी, और 16 जनवरी को हमने वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और लगना शुरू कर दिया। पर चूंकि हमारी
पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम इतनी जल्दी नहीं कवर कर सकते, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू डू दिस। मैं एक और चीज जो बीच में से मैंने जोड़ा, हमको अननेसेसरी गैदरिंग अवॉइड करना है। एक बात जो बोलूंगी कि शादी में जाना अवॉइड करना है, ये मुश्किल बात है। हर एक का मन होता है जाने का, घूमने का, कूदने का, मन तो सबका ही होता है और इच्छा भी होती है, और अच्छा भी लगता है जब हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं। और अवॉइड करना है, ट्रैवलिंग अवॉइड करना है, मेले से अवॉइड करना है, डिवोशनल स्पॉट्स भी अवॉइड करना है जहाँ भीड़ ज्यादा होती है। हर जना ईश्वर पे विश्वास रखता है, मैं भी रखती हूँ। एक बार लगता है जैसे दर्शन ही तो करके आ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हाथ जोड़ा है ईश्वर, लेकिन ये हाथ जोड़ना कभी कभी घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसा प्रतीत होता है, पर हमें नहीं पता। तो हमें इन चीजों से बचना है। मेरे अनुसार जैसा मुझे डॉक्टर नीरज के द्वारा कहा गया था, थैंक यू टू द कोऑर्डिनेटर हु इनवाइटेड, आई ट्राइड टू सम अप माय थिंग्स इन द गिवन टाइम एज माय डिजायर कि 10:30 से 11 तक बोलना था, शायद मैंने कवर करी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और नमस्कार करना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे से, इतनी शांति से, और मेरे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको देख के ऐसा लग रहा है क्या करूं। I am far away, but I love you all and lots of love. Take care. Best wishes कि ये चीज आपको वायरस घातक दूर रहे और हमारे बच्चों तक नहीं है। Thank you so much. बोलो। Thank you so much, ma'am. Thanks for this enlightening talk. And what I can say that there are multiple players in which जिनको क्या बोलते हैं, एक बार फील्ड पे आते हैं तो कम से कम ट्रिपल सेंचुरी बनाते हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग गया। और तो मतलब somehow it was a that type of presentation including all the things, all the questions, and even अब हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन ही कोई नहीं बचा, सारे आंसर हो गए पहले से ही। तो it's really almost after 25 years I am listening to you, and with the same what I can say coverage, with that enthusiasm, with that zeal and that delivery. It's phenomenal. It's great, really great. So it was a very nice session. Thank you so much. Yeah. So थैंक यू सो मच। समय बहुत कम था, मैं बहुत अच्छा और करती, पर कुछ क्योंकि नीरज ने बोला था तो मैं मने नहीं कर पाई। नीरज ने एकदम दिया और मेरे एग्जाम से तो मैंने हाँ कर दिया, और ये सब टेक्निकल चीज में मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं थी। I'd just like to tell that ma'am is a head of the department in the PSM department in Medical College, Gwalior Medical College, and she has recently many part of the many projects and taking exams of medical students, 170 plus students in the batch, and doing such Herculean tasks. And this topic is not easy topic. This topic we have very little information. All is just say and hear, and there is no validated facts. Speak on this topic is really a challenging task. Dr. Praveen, you add something? मैडम ने सच में बहुत ही मच अबव एक्सपेक्टेशन सारा कुछ ही कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है। इसमें मुझे नहीं लगता बोलने को बहुत कुछ बचा है। तो मेन चीज ये है कि अभी भी पूरी तरह क्लियरिटी नहीं है इस बात पे कि कितनी सीवियर वेव होगी, एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। थोड़ा सा सब कुछ डाइसी है कि जैसे मैडम ने बोला बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर हो सकती है। सेकेंड थिंग, सीवियरिटी कितनी होगी। हो सकता है कि कई लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, वैक्सीनेशन के अलावा हमारी कुछ हद तक हर्ड इम्यूनिटी बनी है, तो उस वजह से हो सकता है सीवियरिटी थोड़ी कम रहे, लेकिन पक्का कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वैक्सीन से और बाकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे। दैट इज द बेस्ट वी कैन डू। और एक बात मैं मैडम से और क्लेरिफाई करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि मैडम जैसे वैक्सीनेशन से हम सोच रहे हैं कि डिजीज की सीवियरिटी या डिजीज को हम रोक सकते हैं, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी भी तो हमारी काफी हद तक डेवलप हुई है। एटलीस्ट मोर देन 50 to 60% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनके अंदर कुछ ना कुछ इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो मे दैट प्रोटेक्ट अस ऑल। इट कैन, बट स्टिल विदाउट दिस थिंग, जैसे अपन डीपीटी में कहते थे कि हर्ड इम्यूनिटी लगाएगी तो बच्चे को प्रोटेक्ट हो जाएगा, पर चूंकि ये म्यूटेट हो रही है, हर्ड इम्यूनिटी का रोल है, पर म्यूटेशन के लिए हमको नहीं पता कि वो कौन सी तरह से
म्यूटेट हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी निश्चितता प्रिवेंशन का रोल है, पर बिकॉज ऑफ सच क्विक म्यूटेशन विच इज डन, बिकॉज जैसा ये कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल वायरस है, तो इसकी परिस्थिति सामने नहीं आ रही है, इसीलिए कठिन है। हर्ड इम्यूनिटी प्रिवेंट करेगी, बट नॉट टू एन एक्सटेंट जितनी हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। जी, थैंक यू। वेरी ट्रू मैडम। वायरस इतना मतलब एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन कि वायरस कितना किस हद तक म्यूटेट होता है और किस हद तक उसकी इन्फेक्टिविटी और सीवियरिटी बढ़ती है। एंड सेकंड, एक अच्छी न्यूज अभी रिसेंटली सुनने में आई है कि जो कोवैक्सीन है उसका भी जो ट्रायल चल रहा है वो इवन डेल्टा प्लस वायरस पे भी अच्छा खासा इफेक्टिव है। मोर अप्रॉक्स 67% मैंने नहीं बोला, पॉइंट वेरी करेक्ट। वो यस हाँ, यस, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि वो प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होगी हमारे को वैक्सीन। जी 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 जी। थैंक्स अ लॉट। So if any question is there now, here on chat box you can put, or directly you can also ask. And even we are having many participants on Facebook Live also, they can put the question in the chat. And जैसा कि हम लोग हमेशा डिस्कस करते ही रहे हैं, जो हमारा टैगलाइन है टोटल हेल्थ, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एक प्रिवेंशन का पार्ट रहेगी ही रहेगी, जिसमें टोटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक फिजिकल हेल्थ जो हमें मेंटेन करनी है थ्रू रेगुलर एक्टिविटी, थ्रू मेंटेनिंग अ गुड बॉडी वेट, थ्रू न्यूट्रिशियस डाइट एंड रेगुलर एक्टिविटी 15 to 20, ये बेसिक्स हैं। बट हम बेसिक्स क्या भूल जाते हैं सर, बेसिक्स इसलिए बार बार इसको कहना है, रिपीटिशन हेल्प करता है। तो आपका अगर हार्डवेयर जो है बॉडी का अगर वो अच्छा रहेगा, फिजिकल स्ट्रक्चर शेप में रहेगा, तो फिर सेकंड लेवल पे आपका सॉफ्टवेयर भी अच्छा काम कर पाएगा। और सॉफ्टवेयर में एक पॉजिटिव माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन डेफिनेटली उसमें हेल्प करता है, इसलिए बार बार इन चीज को री एम्फसाइज करते हैं। एंड इम्यूनाइजेशन, जैसा मैम ने कहा, इम्यूनाइजेशन हमें करना है। जो लोग नहीं समझ पा रहे उनको और बताना है कि ये सेफ है। मैम ने कितना अच्छा बताया कि इसके हर इंडिकेशन है, कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। यहाँ एक और बात बोलूंगी, जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, अपने नहीं कहा, हमने वॉश हैंड्स की बात नहीं करी। एक हम ये भी करें कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, निश्चित है हमारे घर के कपड़े दूसरे होते हैं, बाहर के कपड़े दूसरे होते हैं, बाहर वाले कपड़े यूजुअली हम नहीं पहनते। तो आके हम सबसे पहले अपने हाथ धो लें और अपने कपड़े चेंज कर लें, फिर किचन का काम, या घर में अगर जेरियाट्रिक एज ग्रुप है या छोटा बच्चा है तो उनके पास जाने से पहले हम अपना ड्रेस और अपने हाथ भी जरूर धो लें। सैनिटाइज करना एक अलग बात है, पर सैनिटाइजेशन से भी हाथ की स्किन डिजीजेस और ये सब चीजें भी आ रही हैं। और एक और चीज जो आपने कराई कि हमारा मेंटल, हमारा इस बीमारी को लड़ने का मानसिक प्रारूप भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो हम लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। अगर हम स्वयं ही डर गए इस चीज को लेकर तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो हमको अपना भी, अपना स्वयं का भी मानसिक विकास ये रखना है कि एक बीमारी हमको नहीं होगी, प्रिवेंशन हम कर रहे हैं, और अगर होगी तो लड़ने की क्षमता भी हम करके उसको जीत पाएंगे। ये भी हमारा एक ध्येय होना चाहिए। जी, थैंक यू। यस डॉक्टर रश्मि, यू अनम्यूट योरसेल्फ। मैं कहता हूँ कि 3 तरह की वैक्सीन हमारे पास हैं, या कह लो 3 तरह के प्रोटेक्टिव मेजर हैं। एक तो वैक्सीन जो गवर्नमेंट लगा रही है वो, सेकंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दैट इज आल्सो a very effective vaccine. Third is our own health, हमारी हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये तीनों अगर हम एक साथ लेके चलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि कोविड वायरस हमारा कुछ बिगाड़ पाए। बहुत अच्छा कहा। यहाँ एक चीज और जोड़ूंगी कि जैसे कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनके पास अगर एज ग्रुप वाले उसमें है, तो उन कोमॉर्बिडिटीज का भी हमको स्वयं ही ध्यान रखना है। अगर हम डायबिटिक हैं तो हमको शुगर नहीं लेनी या इंसुलिन लगना है या टैबलेट लेना है, अगर हम वो छोड़ेंगे तो नेचुरली हम इस चीज को ज्यादा प्रोन करेंगे। तो हम अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को तो देखना ही देखना है, और कोमॉर्बिडिटीज में स्वयं को बचाव के लिए ध्यान रखना है यदि है, क्योंकि हमें पता है कि हम डायबिटिक हैं या हम हाइपरटेंसिव हैं, और हम ये यदि प्रिवेंट नहीं करेंगे तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने शुरू में वो एक्सरसाइज कराई, वो बहुत जरूरी थी। हालांकि मैंने नहीं की क्योंकि मैं नहीं कर पाती थी या पैर नहीं वो कर पाती थी, बट मैंने उससे बहुत कुछ सीखा
कि हाउ यू स्टार्टेड, दैट वाज अ वेरी गुड एक्टिविटी. अगर हम सब ये कर लें तो शायद बहुत अपने आप को बचाव करने के लिए कर पाएंगे. बहुत ही अच्छा डॉक्टर प्रवीण जी ने कहा. थैंक यू मैम. एक लास्ट चीज और ऐड करना चाहता हूँ मैडम कि जी. व्हाट्सएप ट्रीटमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है. व्हाट्सएप या अनऑथेंटिक ट्रीटमेंट जो कई लोग कुछ भी बता देते हैं, उस पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना है. ये बहुत हार्मफुल हो सकता है. Yes, Dr. Rashmi, you want to say something? You have to unmute. Yeah, now you're audible. Now you're audible. Can you hear me? Yeah, now. So, first of all, congratulations. That was a very good, discussion and topic, and very simplified manner में सब कुछ समझाया गया और बड़े अच्छे से समझ में आया. What I want to ask is कि जैसे हमने देखा है कि एक बार patient को COVID हुआ है, then after 4 or 5 months that patient has again, got COVID infection. मेरा question ये है कि after getting vaccination, you are getting 2 vaccines. One is the first dose and then the second dose. How long are the antibodies going to last in the body? And when do you think we will require a third, vaccination? क्योंकि अभी तो हमारा पहला stage ही vaccination का खत्म नहीं हो रहा. Is it going to overlap? Yeah, there are going to be certain guidelines, or these just 2 vaccines are good enough? I want an insight on this. How long are our antibodies going to last in the body after 2 vaccinations? I think it's a very good question. Thank you, Dr. Rashmi. I just want to see ये जो एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी, कुछ में तो हाल ही हो जाएंगी, पर कुछ में 6 वीक्स के बाद होंगी. रही बात इस प्रोटेक्शन की कितने समय तक होगा, पहले ये वाली बात हुई थी कि 2 वैक्सीन से सब कुछ हो जाएगा, बूस्टर भी लगेगा, पर फिर बूस्टर की बात अभी नहीं हुई. तो चूंकि अभी सब ट्रायल्स पे है, ये मेमोरी सेल्स रहती हैं कि ये कितनी एक्टिविटी आगे ले लेंगे. तो अभी हम चूंकि अभी जैसे पहली ही नहीं लगी या कुछ को 2 लगी है, और कुछ में आपको एक और इंसिडेंस बताऊं. आपने बहुत अच्छा बताया. हमारी कुछ स्टूडेंट की इंदौर में they were all right, वैक्सीन लगी, they all got positive, but the symptoms were very less. घर में ही रहे, वीकनेस माइल्जिया बहुत हुआ एंड ठीक हो, हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा पहली के बाद, कोविड लाइक सिम्टम्स ही डेवलप हो गए. एंड वन मोर थिंग, एज आई सेड कि शुरू में इट वाज जस्ट लाइक डायरिया ने बहुत अपने आप को प्रेसिपिटेट किया था कि कोविड डायरिया, देन इट गॉट चेंज. नाउ इंजेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है या आईजीजी एंटीबॉडीज बनती है, मेमोरी सेल्स के थ्रू होती है. हमारी मेमोरी सेल्स कितनी एक्टिव होंगी ये इंडिविजुअल बॉडी रेजिस्टेंस पे निर्भर करेगा. ग्राफ तो जाएगा, पर कितने ऊपर जाएगा ये हम नहीं कह सकते. और फिर वही बात आती है, क्योंकि अभी हम उसी क्लिनिकल मतलब यूं कहें इस पे रिसर्च हो रही है जो बता रहे हैं कि किस तरह का प्रोटेक्शन, कितनी एंटीबॉडी लेवल आ रहा है मेजर करने का, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा. पर वैक्सीनेशन से एक बात पक्की है कि सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा और डेथ रेट भी कम है. अगर हॉस्पिटलाइज नहीं है तो घर में ही ट्रीट हो जा रहे, ये एक जरूर प्लस पॉइंट है. दैट इज. Thank you, Dr. Rashmi. Yeah, very, very true. And just in relation. Question I want to ask. Sorry, I'm interrupting. Yeah, please. No issue. No issue. Yeah. एक और चीज मुझे पूछना है कि जैसे ट्रायल्स चल रहे हैं regarding mixture of the cocktail of vaccines, you can say that they are giving one vaccine then another vaccine as a booster dose. So don't you think it is a good idea to mix and match the vaccines rather than एक ही vaccine एक patient में ही आगे हम continue करें, so that a different kind of antibody or these get developed by a cocktail of vaccines rather than just giving a single vaccine to the patient? Agree. You are very correct. I'll give this answer in a different way to you. When this January preparation was started, you may be surprised to know it was said कि हम state specific vaccine देंगे. वो क्यों देंगे कि जैसे किसी को अपने पास थी तो यही कोविशील्ड ही, पर फिर भी उन्होंने ये कहा कि अगर ये वाली आएगी तो ये मध्य प्रदेश को देंगे, ये उत्तर प्रदेश को, ये राजस्थान को, ये गुजरात को. उससे 2 फायदे होंगे कि जो लॉट जहां पे जो होगा तो उनके रिएक्शंस देखने के लिए हमको सुविधा हो जाएगी. तो एक और चीज है, जैसे अपन ये वाली बात कहते हैं कि एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग वैक्सीनेशन जो हो रहा है, शुरू में जिस तरह के हुए वो स्टेट वाइज डिफरेंशिएट एक प्रकार से हो जाएंगे.
अगर लौट गया टाइप ऑफ वैक्सीन की, पर ऐसा नहीं हुआ, वैक्सीन यूजुअली एक ही गए। अब रही बात ये कि जो आप कॉकटेल ऑफ वैक्सीन की बात बोल रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, वी कैन ट्राई एवरी बेस्ट, इसको हम डेवलप कर सकते हैं इम्यूनिटी को, लेकिन इसमें हमारी अभी लैक ऑफ रिसर्च है, अभी वी आर नॉट इन दैट स्टेप। लेकिन अगर डेल्टा प्लस वायरस को हम ठीक करना चाहते हैं तो ये स्टेप हमको लेना पड़ सकता है, पर हमारी अभी की जो कोविशील्ड है वो डेल्टा प्लस के लिए बहुत अच्छी है, उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी आई, इट इज 80%। वो बूस्टर वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में करने की सोच है, पर हम अभी डेल्टा प्लस से जीतने के लिए वैक्सीन लगवा लेते हैं तो सक्षम है। पर हमारे देश ने इसको, जैसा मैंने कहा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया, पर WHO ने नहीं कहा है अभी, वो इसको नहीं मान रहा है, पर हम आगे कर रहे हैं। तो हमने अपनी तैयारी के लिए तो हम आगे कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ जगह चूंकि सेकेंड वेव से जो लेसन्स मिले कि जैसे हमको हॉस्पिटल्स ऑक्सीजन वाले बेड, नॉन ऑक्सीजन वाले बेड, कितने सिस्टर्स राउंड द क्लॉक, अगर 3 सुबह 8 से 2, 2 से 8 और 10 से 8 अगर डॉक्टर दे रहे हैं तो एक टीम एक्स्ट्रा में भी तो रेस्ट करे कि अगर एक गई तो सुबह नहीं आएगी, वो एवरीडे 8 से 2 कर रहे हैं तो 7 दिन बाद तो वो रेस्ट करेंगे। So you need a backup team for everything. So we are doing it, using it, and because of everywhere, I don't know, हमारे यहाँ स्ट्राइक हुई डॉक्टर्स की, नर्सिंग की, and then you need a backup, so it's very difficult. Now, चूंकि आपने पॉइंट बोला, मैं एक और बात यहाँ बोलना चाहूंगी, म्यूकोरमाइकोसिस की एक नई स्टेज शुरू हो गई जो कि अलग तरह से बहुत केसेस है, और इस म्यूकोरमाइकोसिस ने इंदौर में तो 3 मतलब बहुत सारे बेड्स, and I just want to share, my child is an ophthalmologist, she said कल देखने गए एक को तो पूरा यहाँ क्लॉट था, ब्लीडिंग था, उनको डिस्चार्ज करके वापस आ रहे हैं पेशेंट्स, and that whole, I mean, sorry to say, you feel very bad when these patients, you cannot, all exenteration has to be done, and it is a tough task for getting their lives full. You feel bad. I cry for that when you see those patients. तो म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हो, हमें एक और चीज हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे द्वारा क्रिएटेड है अगर ऐसे बोले, पर हम डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं है, पानी नहीं है, मास्क पे वो नहीं था, लगा हुआ दूसरे को लगा दिया, हर चीज की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना भी अपने आप में एक कठिन काम है, या अवेलेबल है वहां तक पहुंच जाए और उसको चीज हम मॉनिटर कर पाए, ये भी बहुत कठिन है अगर गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स आर देयर हॉस्पिटल। हर चीज एक बंदा नहीं देख सकता, रिस्पॉन्सिबल है, वो भी थक जाता है। आप सबको, हमें भी छुट्टी तब से नहीं मिली, औरों को भी छुट्टी नहीं मिली, हॉस्पिटल वाले आप लोग तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो यू अंडरस्टैंड मच मोर बेटर। हम अपनी परिस्थिति में भी व्यस्त हैं, बिजी हैं, कर रहे हैं, देन इट इज डिफिकल्ट। हमको बूस्टर वैक्सीन का जो ये है, ये स्टेप हम लगा सकते हैं, इसमें ये भी बात है, सीवियरिटी ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन कम होगा। ये बीच में हुआ था कि हम बूस्टर लगाएंगे तो डेल्टा प्लस वायरस में कमी आ जाएगी, पर चूंकि हमने पहले ही एक स्टेप आगे किया, मतलब भारत में एक ये ईश्वर की जिसे कहते हैं देन है कि हमारी जो कोविशील्ड हम जो लगा रहे हैं वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट है, ये हमारा एक बहुत प्लस पॉइंट है। तो अभी हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी जनता को एटलीस्ट 2 वैक्सीन तो लग जाए, और 2 डोजेस, मतलब 2 वैक्सीन से मेरा 2 डोजेस उस वैक्सीन की लग जाए, हम कवर कर लें, 16 से 18 बच्चों को भी कवर कर लें, प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स को कवर कर लें, तो शायद इसमें ज्यादा अच्छी मतलब सक्सेस पा पाएंगे, और 70% इम्यूनिटी हो जाएगी अगर हमने ऐसा कवर कर दिया, तो हर्ड इम्यूनिटी का भी रोल है। थैंक यू डॉक्टर रश्मि, इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। नीरज आई भैया, थिंक जब तक इस पर कोई फाइनल रिसर्च नहीं आती है तब तक, अगर एटलीस्ट 5-6 महीने हो चुके हैं वैक्सीन लगने को, 6 महीने, वी कैन, मैं एक बार ये मैडम से पूछ भी रहा हूँ कि हम लोग एक बार एंटीबॉडी टाइटर चेक कर सकते हैं उसका, अगर बहुत कम है वी कैन थिंक ऑफ गेटिंग दिस बूस्टर। यस, एंटीबॉडी टाइटर चेक करके कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली बात आई थी, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, कौन सी लैब्स करती हैं ये चीज, हर एक की मतलब हर एक के कार्य क्षेत्र में, ये मैं हाई रिस्क है या मेडिकल पर्पसेस हैं, मेडिकल स्टाफ से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर देखो आप मैनेजमेंट इश्यूज में, तो कॉस्ट बेनिफिट में वो बहुत महंगा पड़ेगा। वही जैसे अपन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए
कोई चीज करते हैं कि इसकी स्क्रीनिंग करें, पर इट वुड बी वेरी कॉस्टली टू फाइंड आउट दैट एंटीबॉडी, या तो फ्री में हो। वही अगेन मैंने एक पॉइंट कहा कि रिसर्चर्स आर स्टिल लैकिंग कि कितना एंटीबॉडी टाइटर पहले उससे कितना गया और दूसरे से कितना बूस्टअप हुआ, तो कितना एडवांटेज हो गया। पर इसमें ये वाली बात भी आती है, इसके अदर पैरामीटर्स है, मतलब हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के भी तो पैरामीटर्स है, मेरे में कुछ होगा, इनके में कुछ होगा, तीसरे के में कुछ होगा। So it also varies. You need to have a clear-cut research for all these things. How many patients, what is the age group, what are the risk factors in that patient? मान लीजिए आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, तो आपकी ऑलरेडी क्या चीजें चल रही हैं, उसके अनुसार ही आगे की चीज आएंगी। और साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन क्या हुए हैं, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरी करेगा। Very nice. अच्छा मैडम, जी। वन थिंग आल्सो आई वांट टू आस्क कि अगर हमको जैसे एक बार डिसीज हो गई है किसी को और 2 डोज उसने वैक्सीन के लिए हैं, तो इससे भी हम 3 डोज वैक्सीन का मान ही सकते हैं ना? नहीं तो 3 डोज कैसे मान है, मतलब उसने एंटीबॉडीज तो बनी है, पर ये एक और चीज है ना, जैसे मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं कि वैक्सीन की एक जो रिएक्शन होती है ना, जैसे इडियोसिंक्रेसी, वो तो कभी पता ही नहीं होता है इडियोसिंक्रेसी का बात, पैसिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी के कारण इस तरह की परिस्थिति होगी। और इन्फेक्शन तो कहीं ना कहीं प्रोन अप हुआ ना, अगर तीसरी डोज तो नहीं लगी, उतनी तो नहीं बनी, पर इनडायरेक्टली एंटीबॉडीज ने रोल दे दिया, ये कह सकते हैं हम। ये कह सकते हैं, ये बात ठीक बात है। पर हम सिम्टम्स कम हुए ना, उस बच गया, मोर्टालिटी नहीं हुई, हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, घर में ठीक हो गया, फीवर, पैरासिटामोल और ये ड्रग्स लेके उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। मे भी कुछ ये कोविड रिस्क बिहेवियर में या कोविड रिलेटेड बिहेवियर की हिस्ट्री रही होगी या ट्रैवलिंग, ये भी एक बात उसको प्रेसिपिटेट करने में मदद करती है। Yeah. On behalf of participants, audiences, Vivek, you can ask questions which are in the Facebook live chat and others. You can ask. Actually, there is a question on Facebook. So Prateek Pandey ji has asked कि first of all, hello, Ranina ma'am. आपने मतलब I have also gained a lot of insight from this session. आपने जिस हिसाब से पूरी चीजें explain की हैं, I think कि people who are watching this, people who are listening this will go back home and they'll be able to spread this knowledge to other people and spread awareness about Delta variant. Thank you for that. And एक क्वेश्चन है जो मैं ऑडियंस के भी आप में छोटे क्वेश्चन जो जनरल पब्लिक के दिमाग में होते हैं मैं वो पूछूंगा। पहले मैं फेसबुक लाइव का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रदीप पांडे जी ने पूछा है कि इन केस ऑफ डेल्टा प्लस वेरिएंट विच वैक्सीन शुड बी प्रेफर्ड, इज कोवैक्सीन और कोविशील्ड? तो कुछ ऐसा प्रेफरेंस है? कोविशील्ड दोनों प्रेफर कर सकते हैं, दोनों ओके, दोनों, कोविशील्ड एंड no... कोवैक्सीन दोनों। अवेलेबिलिटी कौन सी है, जैसे जहां पे जो चीज आई है दोनों कर सकते हैं जी। एंड एक जो जनरल परसेप्शन इसमें हमारी रिसर्चेस और बताएंगी, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च अभी दोनों कर सकते हैं। जी मैम, ओके। एंड देयर इज वन कॉमन परसेप्शन जो सुनने में आ रहा है बहुत जगह पे, द न्यूज दैट इट्स बीइंग स्प्रेड थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू लाइक इंटरनेट सोर्सेस की डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो इफेक्ट है वो बच्चों पे बहुत ज्यादा होने वाला है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो उसमें क्या सच्चाई है, कितना सच है? यू आर राइट, ये बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि बच्चों में अभी वैक्सीन नहीं लगी है ना, तो उसकी वजह से जब वैक्सीन नहीं लगी है तो नेचुरली उनका प्रोटेक्शन उतना नहीं हुआ है। अब वैक्सीन के लिए मैंने ये वाली बात बोली कि 16 से 18 में इंडिया को लाइसेंस मिला हुआ है, अभी छोटे बच्चों को लाइसेंस ही नहीं मिला है, और बच्चे हमेशा अपने माँ बाप से तो मतलब पास ही आते हैं, अपन भी खेलते हैं उनके साथ। तो थर्ड ये निश्चितता ये बात सही है कि अगर थर्ड वेव आती है तो बच्चों का इफेक्ट करेगी, इसीलिए पीडियाट्रिक रेंज में तैयारियां ज्यादा हो रही है, हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिक आईसीयू या इस तरह की चीज कि जो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चा हर चीज को एक्सप्लेन भी उतना नहीं कर पाता है। अपन को ही देखना है, बुखार आ रहा है या रो रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है या इरिटेबल हो रहा है, तो जिस तरह का हमारा टारगेट पहले है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप को भी कवर करना। तो आई थिंक जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए ये एक अवेयरनेस है अभी से कि जस्ट इन केस थर्ड वेव जो आ रही है तो उससे रिगार्डिंग में दे शुड बी प्रिपेयर्ड एंड कीप देयर किड्स एंड चिल्ड्रन सेफ। तो जो भी आपके पीडियाट्रिशियंस हैं उनके टच में रहें आप लोग जो भी सुन रहे हैं, स्प्रेड दिस न्यूज अहेड। और एक और जो जनरल क्वेश्चन है मैम कि
कुछ डेल्टा वेरिएंट में अलग सिम्टम्स हैं क्या जो देखने में आ रहे हैं रादर ये फ्रॉम? निश्चित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आई थिंक ये मैंने डिस्कस किया था शुरू जी में, जी मैं रिपीट करती हूँ, ये बहुत अच्छा जी क्वेश्चन है और ये जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए। जी एक्चुअली डेल्टा वेव में जो चीजें आ रही हैं उसमें एक तो आ रहा है रनी नोज, नाक का बहना, और दूसरा जी आ रहा है सिर दर्द, और तीसरा आ रहा है सोर थ्रोट। फीवर बाद में आ रहा है क्योंकि इनमें लॉस ऑफ स्मेल नहीं आ रही है। तो यहाँ परेशानी ये है कि जैसे रनी नोज आया जनरल मतलब पब्लिक में, या सोर थ्रोट, गले में खराबी आई, तो ये कॉमन कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। तो इसको हम एकदम नहीं सोचते हैं कि ये डेल्टा वाला वेरिएंट होगा। मन में तो रखना है, बताना भी है और ध्यान भी देना है, क्योंकि इसके सिम्टम्स पहले वाली तरह से बिल्कुल अलग है कि माइल्जिया और वो सब जो थे, डायरिया, वो ये इसमें नहीं है। आपको जी मैंने ये शुरू में, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो एक सिम्टम था लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने वाली चीज नहीं होना, वो इस डेल्टा वेव में 9th नंबर पे चला गया है। इट हैज गॉन, इट हैज स्विच Okay. डाउन इसको। तो ये means चीज it- हम एज ए जनरल प्रैक्टिशनर या हॉस्पिटल लेवल पे या हमारी कोल्ड ओपीडीज में या जो भी अगर बच्चे आते हैं, यदि आते हैं, जैसे हर जगह कोल्ड ओपीडी चल रही है राउंड द क्लॉक, जो सैंपल लेते हैं 8 to 2, 2 to 8 और या 2 और, तो ये चीज हमको हल्के में नहीं लेना है। मतलब जरा सा अगर बच्चे ने इस तरह की अपनी परिस्थिति बताई है और माँ ने नोटिस किया है, तो उस चीज को ध्यान देते हुए अस्पताल जरूर ले जाए, कम से कम जांच जरूर करा लें, जिससे समय लेते हुए उसको कंट्रोल कर सके। मतलब जी ये तो आपको भी पता है कि डेज की भी वैल्यू है जी कि जितनी जल्दी बच्चा, अपन को लगता है अरे ऐसे ही सर्दी जुकाम होगा, ठीक हो जाएगा, चाय दे दो, तुलसी का वो दे दो, अदरक की चाय दे दो, शहद चटा दो, एटसेट्रा, जो घर में माँ करती जी है। तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत इस चीज पर ध्यान देकर, गौर कर और अस्पताल में आ जाए। पर ये थर्ड वेव का गेस है, ये ठंडों तक आएगी। जी तो अब जी जब ठंडों में आएगी अक्टूबर से दिसंबर तक, तो थोड़ा ठंड में हम मान के चलते हैं कि ठंड वाले सिम्टम्स हो रहे हैं, स्वेटर नहीं पहना, ठंड लग गई, नाक जी बहने लगी, लाइक दैट। तो ये मतलब रिमोट एरियाज में ये इस तरह की चीज होती है, इसके लिए हमको अवेयरनेस काफी जनरेट करना है। जी मतलब इफ आई एम गेटिंग इन राइट, तो मैम हमें थोड़ा सा और ज्यादा सतर्क रहना है थर्ड वेव के लिए, बिकॉज सिम्टम्स बहुत मिलते यस, जुलते हैं नॉर्मल सर्दी से, बिल्कुल तो बिल्कुल, इग्नोर ये ना किया जाए कहीं पर। एंड इग्नोर नहीं लाइक किया जाए। वही मैंने ये कहा ना कि जी जी हमको खुद को इस बात का ध्यान रखना है, मतलब ये अवेयरनेस तो जनरेट करना है और बच्चों को ये वाली बात बताना है। तो हम सबको ये वाली बात पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जी प्रिवेंट जी करने की जैसी शुरू की बात हुई, तुरंत भाई आगे जाके अस्पताल में दिखा, ये जी वाली। मैम। मैम एक बहुत और अच्छी एक बात कही मैडम ने। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, ये कोविड में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अगर टाइमली ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे रह सकते हैं, और अगर हमने लेट कर दिया ट्रीटमेंट तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है बहुत, फिर वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो भले ही हल्के फुल्के सिम्टम है, भले ही आप टेलीफोनिकली डॉक्टर्स के कांटेक्ट पर रहे, जैसे भी रहे, लेकिन डॉक्टर्स को इन्फॉर्म जरूर करते रहे, जिससे वो टाइमली उस चीज को वॉच करते रहे। ये ना सोचे कि हल्की फुल्की चीज है, अभी क्या करना है। जस्ट कांटेक्ट में रहें, टच में रहें डॉक्टर्स के, ये बहुत जरूरी है, फिर जिससे कि वही अगर लेवल्स कोई ऑफ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो जल्दी ट्रीट हो सके। जी जी, जैसे ये आपने कहा ना कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तो इट मेक्स वेरी इजी फॉर अ डिजीज कि वो प्रोग्रेस नहीं होती और हम उसको समय रहते हुए रोक सकते हैं, जैसा डॉक्टर प्रवीण जी ने कहा। बिल्कुल ठीक, जी यस प्लीज। जी। मैम एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, दैट इज आल्सो लाइक जो मतलब है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का इफेक्ट फुली वैक्सीनेटेड पीपल पर कितना है, लाइक जो लोगों का पूरा डबल डोज हो चुका है, अगर उस हाँ, पे कुछ क्लैरिटी है और रिसर्च इज गोइंग ऑन, तो अगर उनमें उनको है सिवियरिटी ऑफ गेटिंग डेल्टा इस वायरस अभी या अभी सिवियरिटी कम होएगी क्योंकि वैक्सीन लग चुका है। यही तो अपनी अच्छी बात है कि अगर अपन ने डोज लगा दी और चूंकि अपना वो प्रोटेक्ट कर रही है और उसकी एफिकेसी अच्छी है, तो नहीं होगी। इजराइल में 0 डेथ्स हुई है, 0, जी क्योंकि उन्होंने दोनों वैक्सीन लगा ली। राइट, तो दैट इज वन मोर सिवियरिटी रीजन फॉर 60% पीपल कम हो गई। जी, जी, दैट इज वन मोर रीजन फॉर पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड करंट यस जितना जल्दी हो सकता है यस कि यस, बिफोर डेल्टा वायरस के पहले आने पर आप सब लोग वैक्सीनेशन करा लें। इट इज मैंडेटरी। पर वो यस नहीं यस विलिंग हो रहे हैं कुछ जगह। आप समझा सकते हैं, लोग कहते हैं हम मरना पसंद करेंगे, सुई लगाएंगे क्या?
So ये चीज we need to, I mean, our healthcare workers are trying hard to get the people vaccinated village to village और सब centers और जहाँ पे भी हम village इसके plan से provide कर रहे हैं. तो जैसे ये वाली जो बात आपने कही ना कि इसकी planning के भी 10 pillars हैं या steps हैं जो बहुत जरूरी है किसी भी management issues को देखने के लिए कि हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं. जी जी. I think these are the common questions जो थे मेरे पास. बाकी anybody else जो भी ग्रुप में है यहाँ पर सुन रहे हैं उनमें से किसी को कोई कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज रेज हैंड कर दें या कि फिर ड्रॉप कर दें चैट में so that I'll be able to ask the same question to ma'am. या आप पूछना चाहें तो रेज हैंड कर दें. I'll या तो बेसिकली जो हमें एक कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं ना, लास्ट टाइम तक वेट करते हैं कि जब होने ही लगेगा तब क्या बोलते करते हैं. अभी इस समय किसी के माइंड में ये चीजें नहीं है, बट सडनली जब सर्च होगा तब करेंगे. बट मैम ने जैसे बताया, प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर. अभी ये टाइम है, जो भी एलिजिबल हैं 18+, दे ऑल शुड गो फॉर वैक्सीनेशन. इस तरह से वो अपने फैमिली के बच्चों को भी बचाएंगे. वही वो वैक्सीनेटेड है, वायरस उनके अंदर से नहीं आएगा, प्रिवेंटेड रहेंगे और कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है. एज अर्ली एज पॉसिबल हमें लेना, धीरे धीरे जब तक यंगर एज के लिए नहीं आ रहा तब तक सारे 18+ एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करना है और अपनी हेल्थ में कोमॉर्बिडिटीज है उनको चेक करना है. इसे टाइम है, मतलब जब एकदम से सामने अटैक हो जाता है तब हम उतना अच्छा नहीं कर पाते. तो प्रिवेंशन पे अभी भी हमें अलर्ट रहना है. एंड आई थिंक मैम हैज सो ब्यूटीफुली कवर्ड all the things so well that it was a I think great coverage and from all of us I would like to thank you and Praveen, you want to add something? I think at last I will say we will win the pandemic in the best way. We will win the pandemic. डेफिनेटली वैक्सीन पे डाउट नहीं रखना है. ऐसा कहते हैं कि हजारों डॉक्टर्स 2 वैक्सीन के डोज के बाद भी मर गए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है. लास्ट ईयर तो किसी डॉक्टर को भी वैक्सीन नहीं लगी थी जब 750 के करीब डॉक्टर्स की डेथ हुई थी. और इस साल भी जितने डॉक्टर्स की डेथ हुई है, IMA ने ये क्लियरली बोला है कि उनमें से बहुत कम डॉक्टर्स थे जिनको वैक्सीन लगी थी. उनका मेन कॉज यही था कि वो वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई थी जिनकी डेथ हुई है. तो इतना ज्यादा प्रोटेक्शन है वैक्सीन से. Yes, Vivek, you add few lines and then you conclude. जी. So thank you रंजना मैम and thank you all the participants जो लोग जिन्होंने टाइम निकाल कर यहाँ पर दिया. And I hope and I know for sure कि रंजना मैम ने आज जो टिप्स एंड जो भी सजेशन सब शेयर किए, these will be helpful for every one of you. तो आप लोग और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द हेल्थ केयर एक्सपर्ट जैसा कि आप देख रहे हैं. तो प्लीज स्प्रेड दिस एंड अवॉइड स्प्रेडिंग जो गलत इन्फॉर्मेशन नेट पर या व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू आजकल बहुत फैलती है, उसको अवॉइड करें. एंड प्लीज जॉइन अस फॉर अनदर सेशंस इन द कमिंग संडे. हम लोग ये हर संडे कर रहे हैं. दिस इज एन इनिशिएटिव बाय AEC जहाँ पर हमारा मिशन है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टोटल कंप्लीट हेल्थ हम लोगों तक लेकर आए विदाउट एनी लाइक कॉस्ट करें. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें इस मिशन में. एंड आई हैव ड्रॉप्ड द लिंक टू आवर सोशल मीडिया पेजेस जहाँ पर हम कोविड फैक्ट चेक के रिलेटेड हम लोग चीज़ें ड्रॉप कर रहे हैं डेली. दैट इज ट्रू एंड वेरीफाइड. तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर अपडेटेड रहने के लिए. यू कैन शेयर इट विथ अदर पीपल so that they can be informed. So always share the right information with people, and because right information may save lives and wrong information may cost us lives as well. So इस चीज का ध्यान रखें. And thank you everyone for joining, and yes, we'll see you all again on the next Sunday 10:30 on the morning with new topic covering COVID related healthcare. Thank you. Be healthy and Thank be you safe. so much. Thank you Ranjana ma'am. Thank you very much Ranjana ma'am and all others, everybody who joined here. Thanks a lot.